नेक्स्ट टॉपिक है पर्ट, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो जो प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक है, इसके अंदर क्या होता है कि हमें सर्टेनिटी के साथ टाइम का पता नहीं होता है कि एक्टिविटी कब खत्म होगी। जनरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, जैसे कि मैंने बताया कि कोविड वैक्सीन कब बना पाएंगे, या एक मिसाइल बनाने जा रहे हैं आप और मिसाइल बनाने का प्रोजेक्ट है, तो मिसाइल कब तक बन के तैयार हो जाएगी, वो पहले तो किसी ने बनाई नहीं है। रिपीटेटिव टास्क तो है नहीं कि आप मास प्रोडक्शन में लगा करके मिसाइल बना रहे हैं। वो तो एक इंडिविजुअल टास्क है, वो पहली बार किया जा रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, उसके अंदर कोई सर्टेनिटी के साथ कुछ नहीं बता सकता है। लेकिन फिर भी एक अंदाजा लिया जा सकता है। अंदाजा क्या हो सकता है कि पेसिमिस्टिक टाइम हो सकता है, एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम हो सकता है, और एक लाइकली टाइम हो सकता है। तो पेसिमिस्टिक टाइम क्या होता है? पेसिमिस्टिक टाइम यानी कि कितना डिले हो सकता है, मतलब तो वो जो सबसे ज्यादा जो आप मानते हैं, मतलब एडवर्स कंडीशन, वर्स्ट केस सिनेरियो जिसे आप बोलेंगे, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या टाइम लगेगा, उसे पेसिमिस्टिक टाइम बोलेंगे। और ऑप्टिमिस्टिक टाइम जो बेस्ट केस सिनेरियो के अंदर जो आपको लगता है कि नहीं इतनी जल्दी कर लेंगे। और लाइकली टाइम क्या है? लाइकली टाइम एक टाइम है जो जनरली इतना टाइम में हो जाना चाहिए करके जो फीलिंग है, तो वो लाइकली टाइम है। तो ये तीन तरह के टाइम हैं, और हम मानते हैं पर्ट के अंदर कि जो टाइम जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आपने पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो कहीं ना कहीं सुन रखा होगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ये प्रोबेबिलिटी का है, प्रोबेबिलिटी से लिया गया है। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। तो उसके अंदर हम ये मानते हैं कि एक्टिविटीज जो हैं ये, इनके टाइम जो है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और पेसिमिस्टिक टाइम जो होता है वो इसके एकदम टेल एंड पर राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, उसको हमने पेसिमिस्टिक टाइम को टीपी के थ्रू जो है वो डिनोट किया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर टीओ से हमने डिनोट किया हुआ है ऑप्टिमिस्टिक टाइम को। और जो लाइकली टाइम है टीएम से हमने डिनोट किया हुआ है बीच में, तो ये लाइकली टाइम है। तो ये इस तरीके का कर्व होता है, और हम जो है एक एस्टिमेटेड टाइम इन तीनों टाइम के बेसिस पर जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अब कई लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम कहां से मिला, और पेसिमिस्टिक टाइम कहां से मिला, और लाइकली टाइम कहां से मिला। ऐसा है कि बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्च करने बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबकी ओपिनियन ली जाती है। सबकी ओपिनियन लेकर के फिर एक मॉडल सा तैयार किया जाता है, उसमें से ये बताया जाता है कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है, पेसिमिस्टिक टाइम क्या है, कितने साइंटिस्ट सोच रहे हैं कितना जल्दी हो जाएगा, कितने साइंटिस्ट सोच रहे हैं कितना लेट होगा, और मोस्ट लाइकली कितने टाइम में हो जाएगा। तो वहां से ये कहीं से डाटा कलेक्ट करके ये बेसिकली कोई छोटी मोटी सर्वे जैसा कुछ रिसर्च करके ये जो टाइम जो है ये निकाले जाते हैं। और इन टाइम को हम लोग लेकर के हम लोग जो है एक एस्टिमेटेड टाइम निकालते हैं। तो एस्टिमेटेड टाइम निकालने के लिए हमें जो है बीटा, जो हमने बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात करी, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का जो मॉडल है उसको यूज करते हुए हम लोग एस्टिमेटेड टाइम निकालेंगे। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल क्या है वो जानने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। आप इन तीनों टाइमों को जब जोड़ देंगे और जोड़ करके अगर 6 से डिवाइड कर देंगे तो एस्टिमेटेड टाइम निकल जाएगा। सो सिंपल। तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम को पेसिमिस्टिक टाइम के साथ जोड़ दीजिए और लाइकली टाइम के साथ जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ करके 6 से डिवाइड कर दीजिए, और ये एस्टिमेटेड टाइम निकल गया। एस्टिमेटेड टाइम को आप एवरेज टाइम भी समझ सकते हैं। जैसे कि एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो तीन नंबरों को जोड़ करके डिवाइड करते हैं ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। यहां पर ऑब्जर्वेशन तो है 3, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली। लेकिन हमने 3 से डिवाइड नहीं किया, हमने 6 से डिवाइड किया। अब ये एक तरीके से एवरेज टाइम निकल गया है कि इस टाइम में तो ये कंप्लीट हो जाएगा, इसे एस्टिमेटेड टाइम बोलेंगे। अब इसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? तो मॉडल का फॉर्मूला है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का फॉर्मूला है। वो मॉडल का फॉर्मूला ये कहता है कि पेसिमिस्टिक टाइम में से अगर आप ऑप्टिमिस्टिक टाइम माइनस कर दें और डिवाइडेड बाय 6 कर दें, तो यह आपका जो है स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। तो ये पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक का जो डिफरेंस है, ये टोटल उस रेंज का डिफरेंस है। वो टोटल रेंज की मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम की जो रेंज है, उस रेंज को डिवाइडेड बाय 6 कर देते हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने की जरूरत क्या पड़ गई? ऐसा है कि यहां पर अनसर्टेनिटी है, तो जब अनसर्टेनिटी है तो उस अनसर्टेनिटी का मेजरमेंट भी होना चाहिए। तो जो भी आप कैलकुलेट करेंगे, जो रिजल्ट भी आएगा ना कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है, मान लेते हैं 17 वीक, 17 वीक, तो 17 वीक के साथ एक अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है, क्योंकि आपकी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के हर एक टाइम के साथ अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है। इस वजह से उस प्रोजेक्ट कंप्लीशन के साथ भी अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है। तो इस वजह से हमें स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। अब हो सकता है कि आपके पास दो एक्टिविटीज हों, दोनों एक्टिविटीज के जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम जो है वो डिफरेंट हो,
लेकिन उसका एस्टिमेटेड टाइम जो है वो सेम हो, ऐसा भी हो सकता है। चलिए उसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पर्ट के अंदर जो हमने एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल हमने वही पुराना वाला लिया है जो अभी हमने सीपीएम में सॉल्व किया था क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर। लेकिन यहां पर क्या किया है, हमने ऑप्टिमिस्टिक टाइम लिया है, टीओ से डिनोट किया है, फिर हमने एक्टिविटी का लाइकली टाइम लिया है, फिर पेसिमिस्टिक टाइम लिया है, और फिर हमने एस्टिमेटेड टाइम कैलकुलेट किया। तो यहां पर टीओ प्लस टीएम प्लस टीपी डिवाइडेड बाई 6। तो पहले वाले केस के अंदर अगर मैं ए का अगर मैं टीई यानी कि एस्टिमेटेड टाइम कैलकुलेट करूंगा तो 1 + 2 + 9 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 3। इसी तरीके से बाकियों का मैंने जो है एस्टिमेटेड टाइम कैलकुलेट कर लिया है, और जो हमारे एक्टिविटी ऑन आर्क और एक्टिविटी ऑन नोड जिससे हम लोग नेटवर्क का रिप्रेजेंटेशन करते हैं उससे मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसे नीचे के साइड डायग्राम बना हुआ है आपका। और फिर मैंने इसका स्टैंडर्ड डिविएशन और स्टैंडर्ड वेरिएंस कैलकुलेट किया। जो वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है, यानी कि 2 बार स्टैंडर्ड डिविएशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, जो टाइम की जो रेंज है, जो पेसिमिस्टिक टाइम में से ऑप्टिमिस्टिक टाइम को माइनस कर लीजिए और डिवाइड बाई 6 कर दीजिए। तो ये भी स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना भी कोई तकलीफ वाला काम नहीं लगता मेरे को। तो एसडी और वी कैलकुलेट कर लिया। अब जब आपके पास टीई आ गया है यानी कि एस्टिमेटेड टाइम आ गया है और आपके पास एक्टिविटी ऑन नोड या एक्टिविटी ऑन आर्क का डायग्राम बन गया, अब कुछ भी नहीं बचा है, बस वही करना है जो हमने सीपीएम में किया था। तो वो आप यहां पर कर लीजिए। तो इस प्रोजेक्ट का टाइम भी 17 वीक ही निकलता है, जैसा कि आपका क्रिटिकल पाथ मेथड में निकला था। लेकिन इसका वेरिएंस क्या होगा? अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन को जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन वेरिएंस को जोड़ा जा सकता। तो जो क्रिटिकल पाथ में जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, यहां पर एक्टिविटी हैं बी, ई, एफ और एच। तो बी, ई, एफ, एच के अंदर जो भी वेरिएंस है इनकी, जो क्रिटिकल पाथ पर जो एक्टिविटीज हैं इनकी जो वेरिएंस है उनको हम जोड़ लेंगे। तो इनकी वेरिएंस का जब मैंने सम किया है तो वेरिएंस का सम आता है 4.77, और इस 4.77 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल लूं तो मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट होता है। और रिजल्ट हमेशा दिया जाता है प्रोजेक्ट टाइम एंड स्टैंडर्ड डिविएशन में। तो यहां पर रिजल्ट आएगा आपका, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगेंगे 17 वीक्स विद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 2.18।